दिनेश जी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि दिनेश जी भोजपुरी सिनेमा में बीच वाला लड़का है। जहां ऐसी बात आती है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ को बुला लो, और जब पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ को बुला लो, तो आप भोजपुरी सिनेमा के रामविलास पासवान जी हैं। अगर चर्चा में ना रहबा तो जनता पर्चा फाड़ के फेंक दी। हमसे कोई कहा कि दिनेश जी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि दिनेश जी भोजपुरी सिनेमा में बीच वाला लड़का है। ऊपर रवि जी मनोज जी लड़ लिए, नीचे पवन खेसारी लड़ लिए, दिनेश जी वाला कोई मिला नहीं, वो अकेले रह गए। नीचे वाले भैया हो गए, ऊपर वाले भैया कह दिए, काम चल गया। हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि मतलब आपके समकक्ष वाला कोई था नहीं उधर। वो नीचे वाले दो आपस में लड़ रहे थे, ऊपर वाले दो का चल रहा था कि हम बड़े तुम बड़े, आप कहे हम बीच में हैं, आराम से मजे में हैं। नहीं, मैं ही इकलौता ऐसा एक्टर हूँ जिसको जहाँ ऐसी बात आती है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ को बुला लो, हाँ, और जब पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ को बुला लो, तो वो जो तिकड़ी पूरा होती है ना, मैं वहाँ भी पूरा कर देता हूँ, यहाँ भी पूरा कर देता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि तो आप भोजपुरी सिनेमा के रामविलास पासवान जी हैं। यूपी एनडीएम दोनों फिट आते हैं। हाँ, फिट तो हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच में मैं देखा, आप ही के पॉडकास्ट में देख रहा था, पवन जी को देखा मैंने, खेसारी जी को देखा, तो ये भी उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है कि वो एक ऐसे कलाकार जो उनके साथ में ही काम कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको अगर सम्मान दे रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है। या इसलिए कह रहे थे कि दूसरे वाले कह नहीं सकते, अब पवन जी खेसारी नहीं, खेसारी पवन नहीं कहे, आप सेफ नाम है। अच्छा, वो लोग आपस में थोड़ा जो लड़ते भी है ना, वो एक उनका मस्ती है। जानता हूँ, दोनों मेरे मित्र हैं, मैं दोनों को ऑफ द रिकॉर्ड भी जानता हूँ। हाँ, और दोनों मस्ती खोर हैं, और मुझसे जब मिलते भी हैं और मैं कभी कभी ये बोलता हूँ, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, ये बाहर बात हो रही है, कह रहे वो लोग लड़ रहे, क्यों, क्या है? अरे कुछ ना भैया, अब तू तो लड़बा ना, तो कुछ तो केहू तो चाहिए तो नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, कि उनको भी पता है कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, तो वो आपस में थोड़ा ये करते रहते हैं, खेसारी थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहते हैं। खेसारी को मजा भी आता है। हाँ, उनको मजा आता है, और वो जानबूझ के छेड़ते हैं। हाँ, कि पवन जी रिएक्ट कर देंगे, थोड़ा मौज काट लो। हाँ, वो जानबूझ के छेड़ते हैं, और कई बार तो मैंने खुद देखा जानबूझ के छेड़ते हुए। बोले क्यों कर रहे हो? बोला ना भैया, देखा ना मजा आई। तो हम बोले मत करो। हमारे पॉडकास्ट में कहे तो थे कि उनसे बेहतर बॉडी बनाए, उनसे बेहतर डांस किया। वो जानते थे कि वो छिड़ जाएंगे, वो छिड़े, फिर पवन जी भी कहे। हाँ, फिर वो बोले भी कि अरे भाई, उससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, और बात भी सच है। मैं एक बात मैं कहता हूँ, अब ये लोग चूँकि मानते भी हैं, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर भी लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ उनको कि देखो, क्या है कि यहाँ कोई आम है, कोई सेब है, कोई अनार है, कोई संतरा है, तो सबकी अपनी अपनी कुछ खूबी है, खासियत है। तो ये कौन सी लड़ाई है कि इसमें अच्छा कौन है? बट इसको दूसरे नजरिए से आप देखो जी। जब कभी दो आदमी लड़ते हैं तो लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहती है। हाँ, और इसलिए वो दोनों लड़ते दोनों भी चर्चा में भी रहते हैं बढ़िया से। हाँ, और वो दोनों के लड़ने का कारण भी वही है। वो दोनों के लड़ने का कारण मैं भी कब पता चला मुझे, मैं भैया एक फिल्म कर रहा था, वो फिल्म में एक डायलॉग आया कि अगर चर्चा में ना रहबा तो जनता पर्चा फाड़ के फेंक दी। भाई गजब। तो हम बोले आए, इसीलिए लड़ता है। मैं बोला इसीलिए वो रवि भैया, मनोज भैया, ये लोग भी भिड़ते रहते थे, और बाद में दोनों एक ही हैं। उधर जाके देख रहा हूँ कि लड़ रहे हैं, फिर मुझे लगा अरे दोनों में कुछ दुश्मनी हो गई। फिर मैं देख रहा हूँ दोनों साथ में ही बैठे हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, दोनों ऐसे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लोग बोल रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने फिल्म के प्रमोशन में, उन लोगों की बात हो रही है। कह रहे भैया वो दोनों, अरे हम तो उन लोग का बात यहाँ कहाँ से आया? तो मुझे लगा कि हाँ, वो लड़ते ही इसलिए हैं कि वो जहाँ नहीं भी रहते हैं वहाँ भी उनकी बात होती है, जैसे यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। तो ये मुझे लगता है एक ट्रिक है कि चर्चा में रहने का, लोगों को बात करने का वो मौका देते हैं। और शायद इसीलिए देखिए, अभी ये जो शो भी है जिसमें मैं भी गया था, बिग बॉस, लोगों को वो पसंद भी आता है। दो लोग लड़ रहे हैं और देखने में मज़ा आ रहा है उनको, तो वो कहते तो हैं कि काहे लड़ रहे हैं, पर उनको मज़ा तो आता है, इसीलिए देख रहे हैं।
जनता भी चाहती है ना कि हमारा अलग अलग हो। हाँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब चलता है ना कि तुम इधर वाला हो कि इधर वाला हो। हाँ, सब इंगेज रहते हैं आपस में, पूरा मार्केट चल रहा है इसी पे। और उसी में उनको मज़ा भी आता है, और ये भी रहता है कि चलो भाई, एक जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो उस गेम में एक तरफ छोटा भाई है, एक तरफ बड़ा भाई है, लेकिन जब वो गेम शुरू होता है तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वो जब कंपटीशन होता है तो ही देखने वाले को भी मज़ा आता है। अब दोनों भाई भाई मिल के खेल रहे तो क्या मज़ा आएगा। तो शायद इसलिए भी। आप से हमारी मुलाकात आपको याद है पहली बार कब हुई थी? हाँ, मैं हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, हाँ, एक बार हम और आप मिल चुके हैं। चुनाव में। हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे अगर याद नहीं आया तो इसीलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसी। आपके जीवन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो हम याद दिलाएंगे, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, आपको याद है कि आपका बड़ा बयान वायरल हुआ था, ईश्वर के विधि को मिटा सकता हूँ। अच्छा। आप नाराज हो गए थे, याद है एक बार? हाँ। टीवी चैनल पे। हाँ। वो जो आदमी माइक पकड़ा तो हम ही थे। अरे बाप रे बाप। हम आजमगढ़ आए थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, हालांकि वो टीवी चैनल से आपका संवाद हुआ था। हाँ, संवाद हुआ था, लेकिन ना मैं लेकिन जो माइक पकड़ा, जो इंटरव्यू करने मैं आया था, फिर चैनल से मैंने जुड़वा दिया था। अच्छा किए तो थे भैया। फिर वहाँ वाला मामला चला। आपका फर्स्ट सिलेक्शन था। लेकिन आपको फिर बताना चाहिए था वो लोग को जाके कि मैं थोड़े मिटा रहा था, मैं तो एक कविता पढ़ रहा हाँ, था। वो याद है मुझे, पूरा किस्सा काफी इंटरेस्टिंग रहा। और उसमें ना एक चीज मैंने देखा, और मुझे बाद में समझ में भी आया कि हमें बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर हम कोई ठीक बात भी बोल रहे हैं और 10 लाइन बोल रहे हैं, तो उस 10 लाइन में से सिर्फ अगर 2 ही लाइन कोई चला के चाहे तो आपको पागल घोषित कर देगा। हाँ, मतलब मीडिया चाकू की तरह है, सेब काटने का काम भी आती है, आदमी काटने का भी। आप चाहो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो पॉपुलैरिटी में, या थोड़ा दाएं बाएं गया तो वही आपको। क्योंकि सामने वाले का सवाल था कि निरहुआ, तुम यहाँ आए हो आजमगढ़, तो यहाँ बहुत लोग आए और कोई यहाँ पे जीत नहीं पाया। अखिलेश यादव जी के सामने आप चुनाव लड़ रहे हाँ, उनके सामने कोई जीत नहीं पाया, तो क्या सोच के आप आए हो? तो मैं बोला भैया ऐसा तो नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा है, दिनकर जी ने लिखा है कि जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। आने वाला कोई कर ही नहीं पाएगा, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? तो मैंने कहा कि स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या विषाद पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। तो ये दिनकर जी ने कहा है। अब वो सारा चीज हटा के निरहुआ कह रहा है कि विधि का लेखा मिटा देगा। अरे हम नहीं कह रहे मतलब भैया। उसमें 2 चीजें गई थी, मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो वो एक गया कि एरोगेंस पार्ट शायद आ गया। हाँ, पर वो कैसे आया, उसको लाया गया। जैसे बात करते समय अब कोई सामने से ये संदर्भ दे रहा था कि आपको लगता है कि आप जीतोगे? मैं बोला कि देखिए, अगर मेरी जीत और मेरी हार से मेरी जीत हार होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप हाँ, समझ गया मैं। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि मेरी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यही मेरी जीत है। और इस अगर भाव से मैं लड़ रहा हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने उस संदर्भ में कहा था। मतलब आप भावनाओं में कह रहे थे, वो शब्दों में, वो शब्दों में ले रहे थे उसको कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है कि इसको हराने वाला पैदा। मैंने कहा कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। ये लाइन मुझे याद है। मैंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि धर्म की जीत होती है। हम फिल्म भी करते हैं तो फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि भाई बहुत परेशान हो रहा है, विलेन जो है वो बहुत साजिश रच रहा है, बहुत सारे उसके पैतरे हैं, बहुत वो बाहुबली है, बहुत है। गरीब लड़का है, कमजोर आदमी है, पर वो सत्य के साथ है और आखिरी में उसकी विजय होती है क्योंकि वो धर्म के साथ है। तो मैंने कहा अगर मैं धर्म के साथ हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये लाइन मैंने बोला। अब उसको जो है, तो मैंने उसको उससे मुझे कोई वो भी नहीं हुआ कि भाई ऐसा क्यों चला है। मैं बोला चलो ठीक है। बट अच्छा, ये अनुभव, इस अनुभव से क्या सीखा आपने? आई एम श्योर ये आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा। हाँ। उसका मैं हिस्सा था, क्योंकि मेरा ये कलावा तब भी था, अभी भी है। अभी इंटरव्यू देखिएगा, ये काला वाला दिख जाएगा आपको। तो उससे मैंने ये सीखा। हाँ, और नहीं,
एक्चुअली बहुत मुश्किल से उस दिन मैंने आपको ट्रैक किया था, भाग्य दौड़ा मैं आया, मेरा मजा वो लोग काट ले गए। तब मैं स्टार्ट कर रहा था मीडिया करियर अपना। जी, और मुझे ना सुबह 5 बजे से उठ के हाँ। और रात के 11-12 बजे तक दौड़ना पड़ता। मैं तो भाग ही रहा था इधर उधर, मैं उसी में फिर आपके साथ वो हो भी गया। तो मुझे ना तब भी नहीं समझ में आया। मुझे समझ में कब आया, जब मैं मोदी जी से मिला। वो भी जिक्र किया इसका? हाँ। वाह। तो जब मैं मतलब बाई इलेक्शन जीत के 22 में जब मैं गया, धर्मेंद्र जी को जो हराया था आपने। हाँ, तो मैं गया और मैंने आशीर्वाद लिया। तो वो देखे, मुझे तो देख के ना हंसने लगे। तो मैं बोले, क्यों हंस रहे हैं सर? तो बोले ना कि ये थोड़ा एक काम करो कि एक चीज का ध्यान रखो। मैं बहुत सावधानी से सुनने लगा, क्योंकि मैं बहुत मान रहा हूं। प्रधानमंत्री, हाँ। और प्रधानमंत्री भी हैं, और मैं उनको इस रूप में देखता हूं कि मतलब देश को इतने विषम परिस्थितियों से निकाल करके और देश को मेरे इतना आगे लेके जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो मैं बहुत सावधानी से सुनने लगा। तो बोले कि खाली एक बात ध्यान रखो कि हम लोग ना यहाँ देश चलाने के लिए बैठे हैं, चैनल चलाने के लिए नहीं। काटो तो खून नहीं, जो हिंदी पिक्चर डायलॉग है, फट के फ्लावर। बोले हाँ, कि हाँ ठीक है, वो तुम लोग फिल्म करते हो, वहाँ तुमको बयानबाजी करनी है, तुम लोगों को वहाँ पे स्टंट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि फिल्म आ रही है तो थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। यहाँ थोड़ा सावधान। गहरी लाइन थी लेकिन उनकी भी, चैनल चलाने नहीं बैठे हैं। हाँ, सावधान। उस दिन मैं फिर समझ गया कि नहीं, मुझे ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, भले वो सच ही बोल रहा हूं, पर उसको बहुत सावधानी। जिसको मतलब जिसपे मीडिया कॉन्टेक्स्ट निकाल ले। हाँ, बिल्कुल।